नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको जय प्रक्रम का 51 से लेकर 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और उसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। सीरम क्या कहलाता है? फाइब्रोनोजीन रहित प्लाज्मा। सीरम क्या कहलाता है? इसका उत्तर बी होगा, फाइब्रोनोजीन रहित प्लाज्मा। सीरम क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा। 52 नंबर प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। 53 नंबर प्रश्न है, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है। 52 नंबर प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। 55 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? स्टार्च का। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? स्टार्च का। मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? स्टार्च का। 56 नंबर प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, ये तीनों आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। 57 नंबर प्रश्न है, अमाशय के अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन। अमाशय के अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइम। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइम। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइम। 58 नंबर प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। 59 नंबर प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। 60 नंबर प्रश्न है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। 61 नंबर प्रश्न है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। फिर 62 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज। 63 नंबर प्रश्न है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। 64 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो आंत्र रस, जठर रस, सक्कस, एंटेरिकस। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? आंत्र रस भी कहा जाता है, जठर रस भी कहा जाता है और सक्कस एंटीरिकस कहा जाता है। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंत्र रस, जठर रस, सक्कस, एंटीरिकस कहा जाता है। फिर 65 नंबर प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। 66 नंबर प्रश्न है, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्रों में, रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों में, तरुण तना में। पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों में, तरुण तना में। 67 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश स्वशोषी है? तो इसका आंसर सी होगा, सभी हरे पौधों में और कुछ शैवाल में। इनमें से कौन प्रकाश स्वशोषी है? हरे पौधों और कुछ शैवाल में। इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? सभी हरे पौधे और कुछ शैवाल। इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? हरे पौधे और कुछ शैवाल। 68 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा। 69 नंबर प्रश्न है, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण और CO2 का निष्कासन। ऑक्सीजन का अवशोषण और CO2 का निष्कासन।
ऑक्सीजन का अवशोषण, CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, ऑक्सीजन का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का निष्कासन तथा जलवाष्प का निष्कासन। 70 नंबर प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। 71 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस। छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस की। छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस की। 72 नंबर प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय शोषण में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय शोषण में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय में। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। 74 नंबर प्रश्न है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी। 75 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। 76 नंबर प्रश्न है, मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर। 77 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। 78 नंबर प्रश्न, स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? द्वार कोशिका में। स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? द्वार कोशिका में। 79 नंबर प्रश्न है, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। 80 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है पानी से। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी से। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी से। 81 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? नमक से। किस पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक से। किस पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक से। 83 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का। मनुष्य तथा अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कसकूटा। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कसकूटा। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कसकूटा। 84 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड सभी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड सभी आवश्यक है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन और परपोषण। निम्नलिखित में कौन पोषण की विधि है? तो स्वपोषण भी, श्वसन भी और परपोषण भी। निम्नलिखित में कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण भी, श्वसन भी और परपोषण भी।
87 नंबर प्रश्न है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? आहरित बैक्टीरिया। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? आहरित बैक्टीरिया। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? आहरित बैक्टीरिया। 88 नंबर प्रश्न है, आत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। आत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। आत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। 89 नंबर प्रश्न है, पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? वसा का। पीत किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? वसा का। कि पीत किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? वसा का। 90 नंबर प्रश्न है, पाइसीकरण क्या है? पाइसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स के रूप में रूपांतरण। वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण। पाइसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण। पाइसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण। 90 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, पाइसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण। 91 नंबर प्रश्न है, जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। 92 नंबर प्रश्न है, प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। 92 नंबर के बाद 93 नंबर प्रश्न है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 84 नंबर प्रश्न है, पाचन का उद्देश्य क्या है? पाचन का उद्देश्य भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना। पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना, सरल तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषण करना, भोजन में ऊर्जा की प्राप्ति करना। पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन करना, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण करना तथा भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना। पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन करना, सरलतम तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषण करना तथा भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना। 95 नंबर प्रश्न है, दंत क्षरण क्या है? डेंटाइन और इनामेल का क्षतिग्रस्त। दंत क्षरण क्या है? डेंटाइन और इनामेल का क्षतिग्रहण। दंत क्षरण क्या है? डेंटाइन और इनामेल का क्षतिग्रस्त। दंत क्षरण क्या है? डेंटाइन और इनामेल का क्षतिग्रस्त होना। 96 नंबर प्रश्न है, दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। 97 नंबर प्रश्न है, दंत प्लांक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। दंत प्लांक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। दंत प्लांक कैसे बनता है? मुख के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। 98 नंबर प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर कैसे हो सकता है? लंबे समय तक भूखे रहने से। पेप्टिक अल्सर कैसे हो सकता है? लंबे समय तक भूखे रहने से। पेप्टिक अल्सर कैसे हो जाता है? लंबे समय तक भूखे रहने से। 99 नंबर प्रश्न है, इनमें स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी हैं। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। 100 नंबर प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, आज मैं जय प्रक्रम का 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन करवा दिया हूँ। यह जय प्रक्रम का पार्ट टू वीडियो है। अगला वीडियो पार्ट 3 वीडियो जय प्रक्रम का मैं कल आपको इसी चैनल पर @glorious-class 2.0 पर डाल दूंगा। इस चैनल को आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा भी इस वीडियो को बनाने में मनोबल हमेशा बढ़ते रहे। धन्यवाद बच्चों।